नमस्कार। डीएल सूर्यवंशम विद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं विज्ञान विषय की क्लास लेकर आए हैं हम। इसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ 2। ठीक है, पाठ 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। देखिए बच्चों, इस पाठ में हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज तीसरा भाग है इस पाठ का। और 2 भागों में, पिछले 2 भागों में हमने पढ़ा था जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से वो हमारे दैनिक जीवन में सहायता करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, क्या क्या इनके फायदे हैं। फिर हमने जाना था कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। 2 भागों में बांटा गया है सूक्ष्म जीवों को। एक तो वे जो हमारे लिए दैनिक जीवन में फ़ायदेमंद होते हैं और दूसरे जो हानिकारक होते हैं, जैसे बीमारियां वगैरह कर देते हैं, इस तरह से। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु कौन कौन से हैं उसके बारे में। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, परंतु वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि मवेशियाँ, मतलब जो जानवर पशु जो होते हैं हमारे, उनमें भी रोग का कारक है। कौन सा है? एंथ्रेक्स। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम फसल करते हैं तो फसल में रोग लग जाता है। वो क्यों होता है? इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो फसल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, हमारी फसल को। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है। कुछ पादप रोग दर्शाए हैं यहाँ पर। देखिए, नींबू कहकर, आप लोगों ने देखा होगा नींबू का जो पेड़ होता है उस पर जीवाणु होता है, वो वायु के द्वारा रोग फैला देता है। ऐसे गेहूं की रस्ट, गेहूं पर भी आप लोगों ने देखा होगा, उस पर जो कवक होता है वो रोग फैला देता है। या तो बीज में खराबी होती है या हवा के द्वारा, वायु के द्वारा भी। ऐसे ही भिंडी की जो पत्तियां होती हैं, भिंडी की पत्तियों पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पत्तियां होती हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा काट काट के बिल्कुल नष्ट कर दी जाती हैं, है ना। वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। अब आगे है फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ भी हम ऐसा अगर कुछ गलत खा लेते हैं तो उससे हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, है ना। उल्टियाँ वगैरह भी होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये फूड पॉइजनिंग जो होता है इतना खतरनाक साबित हो जाता है कि इसमें कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। पूजा के एक मित्र ने एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः आवश्यक है कि हम भोजन को दूषित होने से बचाएं। हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए जिससे कि उस पर सूक्ष्म जीव नहीं आए। और अगर सूक्ष्म जीव आएंगे तो भोजन को दूषित करेंगे, और दूषित करेंगे तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? फूड पॉइजनिंग की, जिसकी वजह से अभी अभी हमने क्या पढ़ा, कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आगे है खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण, भंडार के उपयोग के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। सूक्ष्म जीव भोजन से दुर्गंध आने लगती है।
संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम कुछ भी खाने का सामान, जो खाद्य सामान होता है, अगर हम उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें एक सफ़ेद कलर की परत जम जाती है ना। वो किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। जो कवक होता है वो उस पर अटैक कर देता है, सूक्ष्म जीव कवक होता है, वो उस पर अटैक कर देता है और उसको दूषित बना देता है। हमें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करने चाहिए। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेलों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको खाद्य पदार्थों में मिलाने से जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सही बने रहते हैं। लंबे समय तक अगर हमें कोई चीज़ रखनी है तो वो कुछ दिनों के लिए सही रखी रहेगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अचार में तेल डाल के रखते हैं, क्यों? इसी वजह से, फफूंद से बचाने के लिए या उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। ऐसे ही नमक द्वारा भी परिरक्षण होता है। नमक से भी कई, जैसे मांस मछली होती हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। चीनी द्वारा, जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसे ही तेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तेल और सिरके द्वारा भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण होता है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा कर सकते हैं। गर्म एवं ठंडा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जी हो या दूध हो, उसको अगर हम गर्म कर देते हैं, गर्म नहीं करते हैं मान लो, तो वो दिन में ख़राब हो जाता है। लेकिन एक बार बीच में हम उसको अगर दिन में गर्म कर देते हैं और फिर उसको रख देते हैं तो वो थोड़े समय के लिए तो सही बना रहता है। मतलब गर्म और ठंडा करके भी, या फिर फ्रीज का प्रयोग करते हैं। सब्जी को ख़राब होने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रीज का, यानी ठंडा करने से भी परिरक्षण होता है। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियों की वायुरोधशील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। आगे है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कक्षा 6-7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ाया है, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, जो बिजली गिरती है ना, उसके द्वारा। परंतु आप जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कैसे संभव है। आइए नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। जो वैसे तो देखिए, हमारे जो वायुमंडल है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस उपस्थित है ना। लेकिन फिर भी अब इस हिसाब से देखा जाए तो जितनी फसल है उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो जितनी आवश्यकता हो उतनी नाइट्रोजन वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली नाइट्रोजन जो होती है हमारे वायुमंडल में, उसको जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रयोग में नहीं लाते। उसको पहले उनको जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो उस नाइट्रोजन को चेंज करते हैं, किसमें? जिस रूप में पेड़ पौधे उसको लेना चाहते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनःउपयोग में होती है। और इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक नाइट्रोजन चक्र बनता है।
देखिए क्या क्या होता है नाइट्रोजन। सबसे पहले वायुमंडलीय हमारे पास नाइट्रोजन है। ये क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जीवाणु नीले हरे शैवाल द्वारा उसका स्थिरीकरण किया जाता है और उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, उसको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको जीवाणुओं और नीले हरे शैवाल राइजोबियम है ना, उनके द्वारा स्थिरीकरण किया और वो किस में परिवर्तित हो गई, नाइट्रोजन यौगिकों में। अब उस नाइट्रोजन यौगिक जो है वो मिट्टी में मिल गए, मतलब मिट्टी को उर्वरक मिल गए। अब वो जो मिट्टी को उर्वरक मिले हैं वो क्या होते हैं, पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर उसके बाद में जो पौधों ने अवशोषित कर लिया वो कहाँ जाता है, जंतुओं के पेट में, है ना, खाना खाते हैं उस टाइम। फिर उसके बाद में उत्सर्जन और जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट बन के वो वापस से कहाँ आ जाती है, उन्हीं खेतों में पहुँच जाता है, यानी उसी मिट्टी में पहुँच जाता है। फिर इसके द्वारा क्या होता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब जो अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजन दी गई है उसको जीवाणु ही किस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में, और वो फिर कहाँ मिल जाती है, वायुमंडल नाइट्रोजन में। मतलब ये चक्र चल रहा है एक, जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था और वो वहीं जाके पहुँच गया, इस तरीके से। तो ये था हमारा पाठ, आज ख़त्म हो गया, सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। अगली क्लास में हम आपका अगला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम, अगला पाठ तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।